वेव। फूड वेव देखिए आपका क्या होता है। फूड वेव होता है आपका जाल जैसा बिछा हुआ। फूड मतलब वे आपका भोजन हो गया, वेव मतलब जाल। जितना भी भोजन है सब वो के एक दूसरे पे निर्भर है। जैसे द नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेव। फूड वेव क्या होता है कि इकोसिस्टम में हमारा लार्ज नंबर चेन है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेव। चलिए ओजोन लेयर तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए फूड वेव का आपका एग्जाम्पल क्या है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एकदम, चलिए हम लोग फूड वेव के बारे में पढ़े। तो फूड मतलब एक जाल जैसा होता है, तो वो जाल देखिए कैसे होता है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले कैरोट देखिए, कैरोट को कौन खाता है, रैबिट। फिर रैबिट को कौन खाता है, फॉक्स। अब यहाँ पर ही नहीं, कैसे जाल बिछा हुआ है देखिए। फिर आपका जो है रैबिट क्या ग्रासेस को कौन खाता है, रैबिट। ये आपका ये इस पे निर्भर है। उसके बाद देखिए आपका क्या दिया हुआ है, आउल्स को, आउल्स क्या खाते हैं, माइस भी खाते हैं। आउल्स देखिए ग्रास हॉपर को भी खाते हैं और ये निर्भर है। और यहाँ पर देखिए इस पक्षी को फॉक्सेस भी खाते हैं, ठीक है। मतलब और ये ग्रेन्स को सिर्फ चूहा नहीं बल्कि इस ग्रेन्स को जो है माइस, आपका माइस तो खाते ही है, ग्रास हॉपर भी खाते हैं और पक्षी भी खाते हैं। देखिए आपका जाल जैसा बिछा हुआ है, जाल जैसा आपको दिख रहा है ना, ये जाल जैसा बिछा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं फूड वेव। एक नेटवर्क जैसा अलग अलग फूड का जो एक दूसरे पे खाने के लिए जो निर्भर रहते हैं उसको हम बोलते हैं फूड वेव। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अपना नया टॉपिक, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। देखिए इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हमारे वातावरण में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स काउज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। ऐसे हमारे ह्यूमन बींग्स ने हमारे धरती को पूरा बर्बाद करके रख दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा है, उनको एकदम पॉल्यूटेड करके रख दिया है। पॉल्यूशन हर जगह आप देख रहे हो, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, आप बोल सकते हो एयर पॉल्यूशन, हर जगह पॉल्यूशन है। तो इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम जो काउज करते हैं वो कौन करते हैं, ह्यूमन बींग। कोई जानवर या फिर कोई और पक्षी वगैरह नहीं फैलाते कोई गंदगी, हम लोग ह्यूमन बींग्स में है। कहीं खा लिए, कचरा फेंक दिए, पूरा नॉइस पॉल्यूशन, डीजे बज रहा है। अभी देखिए बगल में शादी था, रात भर डीजे बज रहा था, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, अनवांटेड गाड़ियाँ चल रही है, ये सारे नॉइस पॉल्यूशन के कारण, ठीक है। लोग खाते हैं, कूड़ा यहाँ फेंक दिए, कचरा वहाँ फेंक दिए, ठीक है। कहीं खा लिए, कहाँ फेंक दिए। मतलब आपका एक होना चाहिए इंसान के पास कि जब कचरा है डस्टबिन में दे जाके फेंके। हमने तो ऐसे लोगों को देखा है कि डस्टबिन बगल में है और वो कचरा फेंक रहे हैं बगल में, साइड में। मतलब इतना भी होना चाहिए सेंस। तो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान करने का कारण है वो है हम लोग ह्यूमन बींग्स। चलिए डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर धीरे धीरे कैसे घट रहा है, हम लोग ओजोन लेयर के बारे में पढ़े थे कि एक ओजोन लेयर परत होता है हमारे पूरे पृथ्वी के सराउंडिंग, ठीक है। वो ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रे आती है सनलाइट से, उससे कैसे बचाते हैं, ठीक। अब ये ओजोन लेयर में कैसे उसका डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर के कैसे घट रहे हैं, ओजोन लेयर में छेद हो गया, होल हो गया है और इसका क्या नुकसान होगा, क्या कारण है, हम लोग जानते हैं। ओजोन लेयर प्रिवेंट्स अल्ट्रावायलेट रेड रीचिंग डार्क। जो ओजोन लेयर होते हैं वो हमारे पृथ्वी के जो चारों तरफ परत है, वो जब सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी तरफ आती है, ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हार्मफुल है हमारे लिए, सनलाइट, वो क्या करते हैं हमारे तक नहीं पहुंचने देती है, वो लेयर बचा के रखती है। वही सनलाइट को हमारे पृथ्वी तक पहुंचने देती है जो हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका जो है डिप्लेशन हो रहा है। चलिए देखते हैं। जैसे डिप्लेशन मतलब होता है ओजोन लेयर में धीरे धीरे छेद हो रहा है। क्या कारण है छेद होने का, डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए डिप्लेशन ओजोन लेयर में छेद होने का कारण क्या है, केमिकल, कौन सा केमिकल का यूज हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। जो आपका फ्रिज में यूज होता है गैस, उसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है।
एसी का इस्तेमाल करने से, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चलिए यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड एन एग्रीमेंट टू स्टॉप CFC प्रोडक्शन। जो ये आपका UNEP एक प्रोग्राम चला गया है सरकार के द्वारा। इस प्रोग्राम के तहत जो है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रिज में यूज होता था उनको यूज करने से रोका गया है। ठीक है, नेक्स्ट गार्बेज डिस्पोजल। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या होता है। चलिए, गार्बेज डिस्पोजल का अलग अलग प्रकार है। पहला है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। अब देखिए बायोगैस प्लांट क्या होता है। बायो मतलब ही समझ में आता है, कुछ प्राकृतिक चीज का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बायोगैस जो प्लांट होते हैं वो बड़ा सा आपका एरिया जैसा होता है। ठीक है, उसमें जो है गोबर को डाल के या फिर जो सब्जी के टुकड़े हैं या फिर जो खराब पेपर वगैरह हैं, वेस्ट मटेरियल है, उनको जो है डाल के उसमें पानी वगैरह डाला जाता है और एक बैक्टीरिया सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसको तोड़ते हैं तो बायोगैस रिलीज होता है और ये क्या होता है बायो, इसी को हम बोलते हैं बायोगैस प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और हमें अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं? सीवेज मतलब क्या हो गया? देखिए बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री और फैक्ट्री है हमारे इंडिया में। ठीक है, या फिर पूरा दुनिया को तुम नहीं बोल सकते, हम इंडिया का ही जानते हैं। तो पूरा इंडिया में है जिसमें जो है डायरेक्टली जो केमिकल का यूज़ होता है आपका फैक्ट्री वगैरह में, डायरेक्टली जो है बड़े बड़े नाले के थ्रू केमिकल वगैरह नदियों में बहा देते हैं, जिससे हमारा नदी क्या हो गया? पॉल्यूटेड हो गया। आप एकदम बेस्ट एग्जांपल ले रहे हो यमुना नदी का। यमुना नदी में एकदम पानी सब काला काला हो गया, ऊपर में फैन वगैरह झाग वगैरह देखने को मिलता है, वो झाग केमिकल वगैरह सबसे बना हुआ है। ठीक, तो कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब कोई भी केमिकल नदी में ना बहाया जाए डायरेक्टली। उस जो है केमिकल वाला पानी को जो भी इंडस्ट्री फैक्ट्री में यूज़ होता है उस पानी को जो है आप उसको पहले ट्रीटमेंट कर ले, शुद्ध कर ले, उसके बाद उसको नदी वगैरह में डाला जाए, नहीं तो नहीं। इसी को बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि हम अपने नदी को, अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें। लैंड लिफ्टिंग। The wastes are buried in low-lying areas and they compacted by rolling with bulldozer। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल का सब्सटेंस होता है बहुत सारे जगहों में जो है जो गड्ढे वगैरह होते हैं वेस्ट मटेरियल वहीं फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हो गया कंपोस्टिंग। Organic wastes are filled in a compost pit and covered with a layer of soil after about 3 months of garbage changed to a manure। कंपोस्टिंग एक बेस्ट मेथड है कोई भी इन्वायरमेंट को हम सुरक्षित रखने का। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया कंपोस्टिंग का मतलब होता क्या है। कंपोस्टिंग एक ऐसा प्रक्रिया होता है कि जहाँ पर जो है एक बड़ा सा आपको, जैसे आपके घरों में सब्जी कटे हुए रहते हैं या फिर आप बोल सकते हो कोई और वेस्ट चीज़ है जो बायोडिग्रेडेबल है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा टूट जाए, तो आप एक गड्ढा वगैरह कर लो अपने घर के आसपास या पीछे साइड। ठीक है, वहाँ पर आप डेली सब्जी वगैरह या फिर जो भी घर में आपका वेस्ट चीज़ है वो सब चीज़ फेंको। उसको जो है 3 महीना के लिए कवर कर दो। 3 महीना के लिए जब आप कवर कर दोगे तो आप देखोगे बैक्टीरिया ने उसको डिकम्पोज कर दिया है और वो डिकम्पोज के बाद जो है वो गार्बेज क्या बन गया है? मैन्योर। क्या बन गया आपका? मैन्योर। मैन्योर मतलब होता है प्राकृतिक रूप से आप खाद के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हो फिर कोई पेड़ पौधा उगाने के लिए। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज दोबारा उस चीज को रिसाइकल करके दोबारा पुनः बनाया जाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर रिसाइकल टू मेक न्यू आइटम्स। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको जो है नए आइटम बनाने के लिए उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, लोहा वगैरह का वेस्ट वाला सब्सटेंस है, अब वो कबाड़ी वाला लोहे वाला खरीद के लेके जाता है आपके एरिया से, वो ले जाके क्या करता है
जो लोहा का फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पर जमा किया जाता है। उसके बाद उस लोहे को पिघला के फिर नए ढांचे में डाला जाता है, कुछ पाइप वगैरह बनाया जाता है जो आपका अंडरग्राउंड पाइप सब होता है। ठीक, तो रिसाइकल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो चीज़ आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट हो गया रीयूज। ठीक है, हमारा इंडिया तो रीयूज करने में कोई चीज़ बहुत आगे है कि नहीं? जैसे कि इट इज कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज एन आइटम अगेन। आप कोई भी एक आइटम को अगेन से अगेन यूज कर सकते हैं। जैसे कि रीयूज का एक बड़ा सा टेक्निक बताते हैं कि हमारे इंडिया में क्या होता है। पहले तो कुछ दिन नए कपड़े होते हैं, उसके बाद नए कपड़े के बाद वो कपड़ा जो है पुराना हो जाता है, फिर पुराना के बाद उस कपड़े को हम लोग ठंडी में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे अभी ठंडा का सीजन है। उसके बाद फिर उस कपड़े को हम लोग और उपयोग रीयूज करते हैं, एकदम पोछा बना देते हैं। ठीक है, मतलब उस कपड़े को हम तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक वो पूरे कंप्लीटली बर्बाद नहीं हो जाए। ठीक है, कोई कोई तो गद्दा वगैरह भी बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं घरेलू यूज़ के लिए। ठीक है, कोई कोई पैर पोछने वाला बना लेते हैं। हमारा इंडिया रीयूज़ करने में बहुत आगे है। ठीक है, तो इतना इन्वायरमेंट को बचाया जा रहा है। चलिए ठीक है, जैसे न्यूज़ एग्जाम्पल दिया, न्यूज़पेपर फॉर मेकिंग इनवेलप। आप न्यूज़पेपर को इस्तेमाल कर सकते हो इनवेलप बनाने के लिए, या फिर कॉपी का कवर, बुक का कवर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हम लोग कभी कभी स्कूलों में करते थे। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है, यहाँ देखिए झारखंड बोर्ड में आपका यूज पूछा गया। जैक मतलब होता है झारखंड 2024 में पूछा गया। एडवांटेजेस ऑफ ग्राउंड वाटर। एडवांटेज मतलब क्या हो गया आपका, आपको उसमें क्या लाभ मिल रहा है। ग्राउंड वाटर मतलब आपको जो अंडरग्राउंड का पानी है उसमें आपको क्या लाभ मिल रहा है। ग्राउंड वाटर प्रोवाइड्स ए रिलायबल, क्लीन एंड स्टेबल वाटर सप्लाई दैट इज लेस प्रोन टू इवापोरेशन एंड नेचुरल डिजास्टर्स कंपेयर टू सरफेस वाटर। अब देखो जो सरफेस का पानी है, जैसे नदी का पानी हो गया, लेक का पानी हो गया, पोखर का पानी हो गया, ये खुला एरिया में रहते हैं। तो खुला एरिया में रहने के बाद बहुत सारे वातावरण में कीटाणु वगैरह हैं, तो इसमें इंटर करने के लिए, इंटर जब कर जाते हैं तो हमारे पीने उपयोगी नहीं होते। लेकिन जो ग्राउंड वाटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लीन होते हैं और स्टेबल होते हैं। वो ग्राउंड के नीचे रहते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते, जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए, पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ऐसे ये एडवांटेज ऑफ ग्राउंड वाटर का आप खुद से भी आंसर देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि आप खुद से अपने दिमाग से इन्वायरमेंट को देख के आप आंसर दे सकते हो एग्जाम में। चलिए, ecosystem by feeding rivers and it supports ecosystem by feeding rivers and wetlands, provides moisture for vegetation and is crucial for agriculture, industry and drinking water for a large portion of global population। अब देखिए जो पानी का और ग्राउंड वाटर का कहाँ कहाँ यूज है। ठीक, अब देखिए रिवर वगैरह में होते हैं इकोसिस्टम बनाने के लिए। वेटलैंड एरिया, वेटलैंड मतलब जहाँ गिल्ला वाला एरिया सब हो। ठीक है, जो वनस्पति होते हैं, वेजिटेशन का मतलब क्या हो गया, वनस्पति। जहाँ वनस्पति वाला इलाका है वहाँ पर क्या बोलते हैं, पानी के लिए उपयोग किया जाता है। और पानी कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूजेस, घरेलू चीज़ों के लिए पानी का यूज़ किया जाता है। तो आप ये क्वेश्चन है आप खुद से भी लिख सकते हो बना बना के। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिर झारखंड बोर्ड में पूछा हुआ है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। चलिए, पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाले हैं। आपका जो है बहुत सारे नोट्स आने वाले हैं, क्लास 10th का 1 शॉर्ट वीडियो भी आएगा, तो आपका कोई भी चीज़ एग्ज़ाम में नहीं छूटा जाए। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बताया जाएगा, जिसको VVI बोलते हैं, और उस क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में एकदम पूछा ही जाएगा। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये देखिए झारखंड बोर्ड में पूछा हुआ है आपका, सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या होता है। द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल इंक्लूड्स, सोर्सेस ऑफ एनर्जी दो प्रकार के होते हैं, एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, दूसरा हो गया नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है, चलिए जानते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ इंक्लूड सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास।
अब देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है, री मतलब हो गया पुनः आना या पुनः निर्माण हो जाना, ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होता है। तो हमारे वातावरण में ऐसा ऊर्जा, ठीक है, जो कभी भी खत्म नहीं होता, ठीक है, वो पुनः आ जाता है। जैसे क्या हो गया आपका सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सनलाइट से। अब देखिए सनलाइट तो हमें डेली मिलती है, आज भी मिलेगी, कल भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी, ठीक, हमेशा मिलेगी। विंड एनर्जी डेली आपको मिलती है। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो कहाँ से होती है? पानी से जो आपका बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो आपका ग्राउंड से भाप के रूप में आता है। बायोमास जो बायोगैस वगैरह यूज किया जाता है। विच आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड का मतलब क्या? पुनः निर्माण किया जा सकता है इसका डेली। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस आर फाइनाइट सच एज फॉसिल्स फ्यूल, कोल, ऑयल, गैस एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स लाइक यूरेनियम। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या हो गया? उसको हम दोबारा निर्माण नहीं कर सकते। अगर एक बार वो खत्म हो गया तो वो फिर खत्म हो गया, ठीक है, तो दोबारा रीजनरेट हम नहीं कर सकते। और ये फाइनाइट मतलब क्या हो गया? कम मात्रा में ही पाया जाता है, लिमिटेड मात्रा में पाया जाता है, ठीक। जैसे हो गया कोयला, अगर किसी एरिया में कोयला खत्म हो गया तो फिर वो खत्म ही हो जाएगा। और आप जानते हो कोयला और पेट्रोल को जो बनने में समय लगता है वो करोड़ों साल लगता है। टेम्परेचर, प्रेशर बहुत ज़्यादा हमारे पृथ्वी को मिलती है जब जाके बनता है आपका। तो कोयल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, ये सारे देखिए, यूरेनियम, ये सब चीज़ जो है आने वाले जनरेशन में ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसको स्टेबिलिटी से यूज़ नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, एक बार ख़त्म हो गया तो फिर वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वाई आर द ऑर्गेनिज्म ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इंपॉर्टेंट इन एनी फूड चेन। चलिए देखिए, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे तो है आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है। हम लोगों ने ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ा कि सबसे नीचे ट्रॉपिक लेवल पे जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, और सबसे हाई ट्रॉपिक लेवल पे वो क्या होता है? टर्सरी कंज्यूमर। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो ट्रॉपिक लेवल पे वो ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पे डिपेंडेंट है, या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या है। Organisms at the first tropic level are crucial because they are primary producer that convert solar energy into chemical energy. प्लांट में बहुत सारा क्षमता है कि नहीं, जो हमें क्षमता नहीं है। प्लांट में ही एक ऐसा क्षमता है जहाँ पर जो है सनलाइट को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना भोजन तैयार कर लेता है। हम तो भोजन तैयार नहीं करते, हम तो पकाते हैं, ठीक है। अगर आपकी मम्मी ऐसे पूछे कि आप भोजन मतलब तैयार करते हो, नहीं, हम क्या करते हैं? भोजन पकाते हैं। पहले से पेड़ पौधा के तैयार किया हो गया भोजन, उसको क्या करते हैं? बस पका के खाते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो क्या करता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं आपका? प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स में भी ग्रीन प्लांट्स, और ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं आपका पूरा ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज़्यादा एकदम नीचे बेस लेवल पे होता है, और इन्हीं के बदौलत लगभग जीव जंतु जिंदा रहते हैं। और ये क्या करते हैं? सोलर एनर्जी, जो सनलाइट की एनर्जी के है, उसको केमिकल एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सब विटामिन वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जस्टिफाई द अंडर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। देखिए आपका यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट एट इस ट्रॉपिक लेवल एंड कैन नॉट बी रिसाइकल। हम लोग जाने थे कि जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो मात्र 10% एनर्जी होता है ट्रांसफर। कुछ एनर्जी क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, ठीक है, डाइजेशन के लिए, या फिर बोल सकते हो एब्जॉर्बेशन के लिए, या फिर श्वास लेने के लिए। तो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे कम एनर्जी ट्रांसफ़र होने के बाद जो है अब उस एनर्जी को हम दोबारा नहीं कर सकते हैं ट्रांसफ़र, रिसाइकल नहीं कर सकते। चलिए आपका यहीं पर टॉपिक ख़त्म हुआ है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, और आपको इसी तरह बहुत सारे नोट्स मिलेंगे आने वाले टाइम में, आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम देगा। थैंक यू।